नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के रुख को देखते हुए इतना तय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जिस तरह से विपक्षी दलों ने इस मामले को हवा देना शुरू किया है, उसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी ने भी इसकी काट खोजनी शुरू कर दी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार बिना जाति और धर्म देखे लोगों का चौमुखी विकास कर रही है। पार्टी का कहना है कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है और क्योंकि विपक्ष के पास 2024 में कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इसलिए जातीय जनगणना को तूल दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। जिस तरह इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, उसके बाद इतना तय माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा सियासी हथियार बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो नारा दिया है, उसके पीछे जातीय जनगणना का ही फॉर्मूला छुपा है। इसी तरह कांग्रेस और बीएसपी भी लगातार प्रदेश में जातिगत जनगणना का झंडा बुलंद किए हुए हैं। हम तो चाहेंगे जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी है, तो क्या दिक्कत है? सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ सरकार तो माइक ऊपर है, सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आई है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जहां विपक्ष ने जातिगत जनगणना को 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का निर्णय किया है, वहीं बीजेपी ने भी इसकी काट खोजनी शुरू कर दी है। बीजेपी गरीबी को सबसे बड़ी जाति बता रही है। पार्टी का कहना है कि गरीब, किसान, युवा, महिला उसके एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। आमजन और समाज के चौमुखी विकास के लिए सरकार जाति और धर्म की राजनीति से हटकर लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है, एक्सप्रेसवेज की चर्चा होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चर्चा होती है और हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नंबर 1 पर लाने के लिए सरकार का रुख साफ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये केंद्र सरकार का विषय है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा। यही कारण है कि अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए विपक्षी दल इस मुद्दे को दाना पानी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, तो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत आएगी। आंकड़े की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से अधिक है। वहीं 20% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। ऐसे में सभी दलों की नजर इस वोट बैंक पर रहती है। जाति आधारित राजनीति यूपी की सियासत का एक प्रमुख अंग रही है, जिसके कारण जाति आधारित कई सियासी दल भी अस्तित्व में आए। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जाति के बंधन को तोड़कर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव और इसके बाद फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत मिला। अब बारी 2024 के लोकसभा चुनाव की है। ऐसे में जहां विपक्षी दलों की नजर एक बार फिर पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के वोट बैंक पर टिकी है, तो वहीं बीजेपी भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ विकास का नारा देकर इस वोट बैंक को सहेजे रखना चाहती है।
जैसे कि 2014 के बाद से वो करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जातिवार जनगणना को लेकर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया। सपा सदस्यों ने प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर शून्यकाल के दौरान कार्य स्थगन का नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जातिवार जनगणना करने की बात कहती आ रही है, लेकिन 2021 में नियमित जनगणना होने जा रही थी तो बीजेपी ने जातिवार जनगणना कराए जाने से किनारा कर लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के वक्त जातिवार जनगणना की बात कही थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। समाजवादियों की मांग पर वर्ष 2011 में जातिवार जनगणना कराई गई, मगर सरकार ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। नोटिस में कहा गया कि सभी वर्गों को अपनी आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिले, इसके लिए जातिवार जनगणना ही एकमात्र रास्ता है। लिहाजा इस पर सदन का बाकी काम रोककर चर्चा की जाए। तो जाति पर छिड़ी इसी जंग को लेकर हम भी करेंगे चर्चा। पक्ष विपक्ष में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन अतिथियों का परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत शाही जी आपका। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। शाही जी, नरेश उत्तम पटेल कह रहे हैं कि न जाने किन कारणों से बीजेपी सरकार जनगणना करने से भाग रही है। वर्ष 2021 से जातिवार जनगणना तो छोड़िए, सामान्य जनगणना भी नहीं हो रही है और जाति के नाम पर सिर्फ भेदभाव हो रहा है। जनगणना सामान्य जनगणना क्यों नहीं हुई, ये तो देश नहीं पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी थी, इस वजह से ये जनगणना संभव नहीं हो पाई। 2021 में जो सेंसेक्स होना था 2011 में इन लोगों ने किया और पटेल साहब भी उस सरकार में शामिल थे, सरकार की, लेकिन उसके आंकड़े तो आज तक हम लोगों ने नहीं देखे। 11 में हुआ, 14 में हमारी सरकार आई, 3 साल का टाइम मिला, वो आंकड़े देखे। मगर मैं पटेल साहब को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जातिगत जनगणना से नहीं भाग रही है। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, मगर जो विसंगतियां रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में दिखाई गई हैं, जो रिपोर्ट में कुछ चीजें बाहर आई हैं, अभी वो भाई के पास है, हम उस हिसाब से लागू कराना चाहते हैं। 2633 जातियों में 97 जातियां जो की हैं वो सबसे ज्यादा लाभ ले रही है, 1600 जातियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये विसंगति के साथ हम नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि अभी बिहार में जातिगत जनगणना आई, आर्थिक सर्वेक्षण आया, उसमें पता चला कि पूरे बिहार में लगभग जो है 63% की आमदनी जो है 10,000 रुपए से कम की है। बिहार की सरकार क्या कर रही है, जबकि मनरेगा का 100 दिन का योजना की सरकार की है, 6,000 रुपए हम सम्मान निधि देते हैं, कई तरह के पेंशन देते हैं। उसके बाद ये स्थिति है, तो बिहार सरकार को उसके लिए क्या कारगर कदम उठाए वो उठाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ है, काउंटिंग अभी 3 को है। अखिलेश यादव जी वहां जाकर ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग सिर्फ चुनावी लाभ के लिए करते हैं। तो नरेश उत्तम जी किस कैपेसिटी में यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उनके नेता इसमें जाकर इस तरीके का तो पहले अपने ठीक है, मैं अशोक यादव जी से भी जवाब ले लेती हूँ इस पे। अशोक यादव जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना पर सरकार का रुख आज हालांकि साफ भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये केंद्र सरकार का विषय है। देखिए सारी केंद्र में भी भाजपा की सरकार है ऋषु जी, तो केंद्र में ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की सरकार है, किसी अन्य दल की सरकार है। तो अगर ऐसी उनके पास है, उनका मन कर रहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए, उनकी सरकार का अगर हृदय परिवर्तन हुआ है जाति जनगणना को लेकर के, तो अपने सरकार से करवा लेते जाति जनगणना। 10 साल तो हो ही गया लगभग। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी साई साहब कह रहे थे कि रोहिणी कमीशन की बात कर रहे थे, तो रोहिणी कमीशन का जो गठन हुआ था स्पेशली इसीलिए हुआ था कि जो कहा जाता था कि ओबीसी जातियों में या ओबीसी समाज में फला फला जातियों ने ज्यादा आरक्षण का लाभ ले लिया, फला फला जातियों को नहीं मिला उसका लाभ। तो इसी विषमता की बातें कर रहे थे। तो ये विषमता कैसे, मतलब ट्रांसपेरेंसी इसमें कैसे आएगी? इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी ऋषु जी कास्ट सेंसस के माध्यम से ही।
क्योंकि जब तक स्टेटिकल डेटा नहीं अवेलेबल होगा किसी भी रिपोर्ट, आपको पता होगा रोहिणी कमीशन को 7 या 8 बार एक्सटेंड करना पड़ा था। अच्छा, दूसरी चीज तो रोहिणी कमीशन में जो रिपोर्ट जो आउटकम्स आया है वो अनसाइंटिफिक है। मैं अनसाइंटिफिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनके पास 1931 का डाटा है। अब बताइए 1931 के डेटा के आधार पे 2020 के बाद जो रिपोर्ट आ रही है वो उसकी ऑथेंटिसिटी आप मतलब कल्पना कर सकती हैं। तो जो भी चीजें हो रही है आज पब्लिक डोमेन में, चाहे रोहिणी कमीशन की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, आप जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं अवेलेबल होगा तब तक सही से उसका आकलन नहीं हो सकता। तो जातीय जनगणना से कई चीजें साफ हो जाएंगी। एक तो साइंटिफिक डेटा मिल जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा जो काम हो जाएगा वो जो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा लगाते हैं पिछड़े जातियों में कि फला जात ने ज्यादा लाभ ले लिया, वो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब ये क्लियर हो जाएगा ना कि अगर यादव इतना परसेंट है तो कितना परसेंट ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अश्विनी शाही जी, जो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं अशोक यादव जी, जरा उनका तो जवाब दीजिए ही, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि आप इसके पक्षधर क्यों नहीं हैं? आपको आखिर समस्या कहाँ आ रही है? हमने कहीं मना नहीं किया रेशु जी। हम तो आज देखिए केशव जी का बयान स्पष्ट रूप से आया है और हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी बिहार में इन लोगों की सरकार है, इन लोगों ने कराया, उसमें एक आया कि सबसे ज्यादा गरीब ब्राह्मण है। ये लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने वो आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जो रोहिंग्या आकर बसे हैं, उनके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। उसमें सब मिलाकर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि मुस्लिम इतने हैं, ओबीसी इतने हैं। वहाँ पर कितनी विसंगतियां हैं ये तो अपने आप में रिपोर्ट में रोज आ रहा है कि कहाँ इन लोगों ने कैसे किया है। तो गलत, वो पूरा डेटा गलत है। स्टैटिकल डाटा की बात कर रहे हैं, तो जब तक केंद्र सरकार इस चीज को नहीं कराएगी तब तक ये स्पष्ट रूप से नहीं आएगा। मैंने वही कहा तो ये भी तो वही कह रहे हैं ना, केंद्र में भी आप ही हैं, तो आप करा लीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? रेशु जी, एक लाइन पे कह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं रोहिणी कमीशन में 60 का डेटा है, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि क्यों 11 में इन लोगों ने सबसे नजदीक में इन्होंने कराया, तो उस डेटा को प्रस्तुत क्यों नहीं किया? जब हम लोगों ने उसको ले जनता के सामने रखने की कोशिश की, उसमें इतनी गलतियां इन लोगों की थी, लाखों गलतियां थी, इसलिए उसको रोका गया। अब अगला सेंसेस जो भी होगा और वो होना ही है, क्योंकि देखिए हमें महिला आरक्षण भी लागू करना है, हमें और सब काम करने, वो तो होना है। हम तो जातिगत जनगणना हम लोग भी कराएंगे, हम लोग कहीं विरोध में नहीं है। मगर अशोक भाई ने वो जवाब नहीं दिया जो अखिलेश जी ने जाकर मध्य प्रदेश में बोला था वो करा रहे हैं। वो क्यों बोला था, वो जवाब दे दे कि आप पक्ष में है या विपक्ष में है। पीएम ने तो आज जाति भी बता दी है। उन्होंने कहा है कि इस देश में सिर्फ 4 जाति हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां, जिसमें गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं, और मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं। मेरा मानना है कि मूल आस्था और धर्म को छोड़कर इन 4 मूल जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा। मैं इस पर जवाब ले लूं पहले अशोक यादव जी आपसे। जी, देखिए जो 4 जातियों की बात आप कर रही थी, माननीय मोदी जी ने उठाया है, इन 4 जातियों का भी कल्याण अगर कर लिए होते विगत 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में, तो भी हम लोग मान लेते। आप अगर नौजवानों की बात करेंगी तो नौजवानों का इन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस इसी गवर्नमेंट में आई, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने जॉबलेसनेस में। अच्छा, दूसरी बात, जो भी नौकरियां दे रहे हैं आउटसोर्सिंग से दे रहे हैं। तीसरी बात, ये महिलाओं की बात, उत्थान की बात करें, नारी शक्ति बंधन की बातें करते हैं, लेकिन नारियों का शोषण अगर किसी सरकार में हुआ सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ, वो भी इंटरनेशनल लेवल के नारी शोषक इनके पास है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे, जो स्वामी चिन्मयानंद जैसे, जिनको मतलब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी कोई पुरस्कार वगैरह से नवाज सकती है, इस तरह के मतलब बड़ी छवि वाले इनके लोग हैं, इनके पास है नारी का उत्थान करने वाले। अभी इनके पास राकेश राठौर इनका मंत्री जो है किस तरह से अपने आवाज के सामने उसके लड़के और उनके सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं को गिरा गिरा के मारा। तो इस तरह की जो 4 जातियों का ही अगर उद्धार कर लेते, युवाओं का। अच्छा, किसानों की बातें कर रहे थे, किसानों के लिए जो 3 काले कानून इन्होंने लाया था, कितनी मुसीबत हुई, हजारों किसानों ने अपनी जानों की आहुति दी, तब जाके वो काला कानून वापस हुआ। इन्हीं का मंत्री का बेटा उन्हीं देश के अन्नदाता किसानों के ऊपर रिशु जी गाड़ी चला के उनकी हत्याएं कर देता है, लेकिन ये सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, उसके घर पे बुलडोजर नहीं पहुंचा बाबा का। तो ये सारी चीजें, ये 4 जातियों की बात अगर माननीय मोदी जी कर रहे हैं, मतलब तो 4 जातियों का आपका कहना है कि बाबा का बुलडोजर भी चुनिंदा लोगों के घर पहुंचता है?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई मतलब इसमें सोचने की बात, हम ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको अभी तुरंत बता देंगे तैयारी के 10 एग्जाम्पल जो भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए शाही जी, जवाब आप ही से लूंगी इस पर। जी आप 10 उदाहरण बताने वाले थे, पहले उदाहरण बता दीजिए यादव जी। देखिए आजमगढ़ में एक उदाहरण, क्योंकि मेरा घर आजमगढ़ में, यहाँ पे एक मौर्य परिवार की हत्या होती है और हत्यारा जो ब्राह्मण परिवार है। ये 3 महीना पहले घटना है और हुआ क्या, आज तक उसके घर की न नापी हुई, न जोखी हुई, न सर्वे हुआ, न बुलडोजर गया। कानपुर में विश्वकर्मा परिवार, आपने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले घटना है। सत्यनारायण विश्वकर्मा और राजनारायण, या क्या होगा भाई का नाम है, 2 लोगों की हत्या हुई। हत्यारे भी जो है डूबे लोग थे, क्या हुआ, उनके घर बुलडोजर पहुंचा। तो इस तरह का कई ऐसे केसेस हैं। अभी सुल्तानपुर में आपने देखा होगा ऋषि जी, जो डॉक्टर था सुल्तानपुर में। चलिए आप तो यहाँ पर भी जाति का कार्ड खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी जाति आप ले आए, मतलब डॉक्टर घनश्याम मतलब जाति को लेकर इतना आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा उदाहरण दें, हम ब्राह्मणों का उदाहरण दें या किसी और जाति का यहाँ पर उदाहरण दें? ठीक है, ठीक है, शाही जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, जो आरोप लगाया है यादव जी ने कि बाबा का बुलडोजर पहुंचता तो है लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के घर पर ही पहुंचता है, उन्हीं को टारगेट किया जाता है, पहले इस पर जवाब ले लेती हूँ। ऋषि जी देखिए, अशोक भाई हमारे बहुत ही सशक्त विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, 111 की संख्या इनके पास है। इन जितने बुलडोजर चले हैं, अगर कहीं भी गलत होता तो अशोक जी सड़क पर उतरते, अशोक जी न्यायालय के शरण में जाते, कहीं न कहीं जाते और उस चीज को रुकवाते। मगर इन लोगों के पास सिर्फ टेलीविजन पर, चैनल पर आकर और ये थोथी बयानबाजी करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहकर चले जाते हैं। आपने भी नहीं पूछा और मैंने 3 बार पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जातिगत जनगणना अखिलेश यादव जी कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने राहुल जी पर ये आरोप लगाया कि वो राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, आपने भी नहीं मांगा और मैंने तो मांगा तो अशोक भाई ने। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं, अब पूछ लेते हैं यादव जी। ठीक है, पहले इसी पर आ जाते हैं, उसके बाद वापस दूसरा सवाल आप तब करिए। जी ऋषि जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए मध्य प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जाति जनगणना को लेकर के, राहुल गांधी की बात को लेकर, मैं स्पष्ट कर दूं कि वो बात उन्होंने इसलिए कही, 2011 में जब कांग्रेस की सरकार ने कास्ट सेंसस को पब्लिश नहीं किया तो सवाल तो उठाना लाजमी है। ऐसा नहीं कि हम इंडिया गठबंधन में अगर उनके साथ हैं तो वो अगर गलती करेंगे तो हम उनकी गलतियों को पर्दा डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम कांग्रेस के विपक्ष में लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी जब हमने शुरू किया, पीडीए की बात जब हमने शुरू किया, कास्ट सेंसस की बात हमने शुरू किया, तो हमें आज तक तो कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठाई। लेकिन इसके बाद भी हमें खुशी है ऋषि जी इस बात की कि कांग्रेस का सिर्फ देर सवेर हमारे ट्रैक पे चलते हुए हमें फॉलो किया और हमारे मुद्दों को उसने आगे बढ़ाने का काम किया। तो दोनों बातें हैं। पहली बात, जो कांग्रेस आपकी ट्रैक पर चल रही है या आप कांग्रेस के ट्रैक पर चल रहे हैं? क्योंकि जाति का जो मुद्दा है वो तो लगातार नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बुलंद कर रहा है तो वो राहुल गांधी ही चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा कर रहे थे। आप तो बाद में कूदे हैं, ना। अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो अब आपको याद आ गया। सबसे पहले अगर पीडीए की बात किसी ने किया, अगर कास्ट सेंसस की बात किया, 2 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जब ये मध्य प्रदेश चुनाव से शुरू किए हैं और जो भी लोग शुरू कर रहे हैं बाद में शुरू किए, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात किया। मतलब आपने तो नीतीश जी का भी पत्ता काट दिया है। नीतीश जी ने झंडा बुलंद किया, उनका भी आप पत्ता काट रहे हैं। नीतीश जी की बात हम नहीं कर रहे, हम कांग्रेस की बात कर, नीतीश जी की बात नहीं करें, बात कांग्रेस को, नीतीश जी का। चलिए, सब कुछ आपने ही किया, सब कुछ आपने किया, न कांग्रेस ने कुछ किया और ना किसी और पार्टी ने कुछ किया। लेकिन केशव प्रसाद कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और यही कारण है कि अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए विपक्षी दल जातिगत मुद्दे को अब दाना पानी दे रहे हैं। देखिए ऋषि जी, सबसे बड़ी बात है विपक्ष के पास मुद्दों, आप की एक भी बात अगर इन्होंने पूरा किया, बहुत हुई महंगाई की बात, महंगाई से जनता त्राही कर रही है, बेरोजगारी से जनता त्राही कर रही है। आप कोई भी काला धन इनका पता नहीं कहाँ पड़ा है, डीजल पेट्रोल का दाम इनका कहाँ है, एलपीजी सिलेंडर का दाम, मुद्दों की कमी नहीं ऋषि जी। लेकिन क्योंकि कास्ट सेंसस की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो स्थिति इस देश में है, जो रिजर्वेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी करती है, पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी हैं, दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो कम से कम ये चीजें साफ हो जाए समाज में कि हितैषी है कि नहीं है। आप ये देखिए कि आरक्षण को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कानूनी बाध्यता है
वो खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजर्वेशन को इन्होंने ऐसा निष्प्रभावी कर दिया, इन्होंने सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग से कर दी, न जॉब देंगे न आरक्षण लागू होगा। इन्होंने बांदा गोरखपुर विश्वविद्यालयों में खास जाके प्रोफेसर की नियुक्तियां कर दी। इन्होंने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19 से 20,000 पिछड़ों दलितों की नौकरियां दूसरे समाज को दे दिया। तो जहां जहां इनको मौका मिल रहा है रितु जी, ये पिछड़ों दलितों के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनका आरक्षण छीन रहे हैं। अब बदले में उनको 5 किलो राशन की भीख दे रहे हैं। भैया तुम 5 किलो राशन लो और तुम्हारा जो है, देखिए भीख से कभी कोई किसी का जीवन नहीं बदलता रितु जी। जब भी जीवन में परिवर्तन आता है नौकरी से होता है, उसका अपलिफ्टमेंट जॉब से होता है, लेकिन 5 किलो राशन किसी का उद्धार नहीं हो सकता, पेट पाला जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया पिछड़ों दलितों के साथ, गरीबों के साथ, कि उनको 5 किलो राशन के लिए मोहताज कर दिया। भैया जिस दिन राशन नहीं देंगे वो भूखों मरने लगेगी जनता। बयासी कौन जनता? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमें 11 नंबर। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया मैं शाही जी से ले लेती हूँ, ठीक है। शाही जी, समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो नारा दिया है उसके पीछे जातीय जनगणना का ही फॉर्मूला छुपा है, और इसी तरह कांग्रेस और बीएसपी भी लगातार प्रदेश में जातिगत जनगणना का झंडा बुलंद किए हुए है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने जाति के मुद्दे को खूब भुनाया। 2024 में विपक्ष इसी मुद्दे को हथियार बनाकर आपको टक्कर देने की कोशिश करने में लगा हुआ है। चिंताएं बढ़ रही हैं? देखिए, हमको अपने मेहनत पर भरोसा है और ऐसे नारों पर जनता भरोसा नहीं करती है। पीडीए का नारा दिया इन्होंने, पीडीए पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा गायब है उसमें से, मतलब अगड़ों को इग्नोर कर दिया इन लोगों ने। ब्राह्मण, बनियाल, राजपूत, लाला सब सारे गायब हो गए। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक जाति के लोगों को बांदा विश्वविद्यालय और पता नहीं कहाँ की बात की। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी 12 से 17 के बीच में सिपाही भर्ती हुई, सिर्फ यादव जी लोगों की भर्ती हुई थी, हजारों यादव जी लोगों की। बाकी पिछड़ा वर्ग तो गायब हो गया था। दलित, जिसका नाम अशोक जी ले रहे हैं, वो दलित गायब था। तो कहाँ थे लोग? एक अनिल यादव को इन लोगों ने बनाया था वहां पर आयोग का अध्यक्ष। कितना भर्ती कैसे किया उन लोगों ने कहने की जरूरत नहीं, छापा पड़ा, जांच हो रही। तो ये जातिगत जो चीजें हैं इन लोगों के ऊपर ही चस्पा है, क्योंकि इनकी नींव ही उस जाति पर पड़ी है, जातिगत पार्टी के रूप में पड़ी है। तो ये पिछड़े की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे पिछड़ा में सिर्फ एक जाति। कौन जाति? यादव जाति। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, MY, उससे आगे नहीं निकलेंगे। नारा बदलने से काम थोड़ा चलेगा। मुस्लिम और जो है यादव। चलिए, नारा बदलने से काम चलेगा या नहीं चलेगा ये तो 2024 में ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।